आज हम बौद्ध विहार पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जो आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो मामला सुर्खियों में है उस पर सभी से यहाँ पर बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत कर लेते हैं। ये बताइए, जो जिस तरह से आरक्षण के वर्गीकरण चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप लोग? देखिए, यहाँ जिस संस्था में आप आए हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं और सेवानिवृत्त लोग भी हैं जी। आरक्षण का मूल आधार संविधान में सामाजिक विषमताएं थी जी। और सामाजिक विषमताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इस बात का आकलन आप भी मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं या समाज का हर जिम्मेदार नागरिक इस बात का आकलन कर सकता है कि सामाजिक विषमताएं अभी हैं या नहीं है। इसलिए आरक्षण में वर्गीकरण का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उस फैसले के विरुद्ध तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि नौकरी पेशा लोग कोई टिप्पणी उस पर नहीं कर सकते, परंतु ये ज़रूर कहना है कि न्यायपालिका के अलावा इस देश में विधायिका भी है। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो सरकार है, जो विपक्ष है, जो राजनीतिक दल है, उनसे सबसे हमारा ये कहना है कि जब सामाजिक विषमताएं खत्म नहीं हुई, आरक्षण से हमें रोजगार का साधन तो मिल गया, पर जो सामाजिक सम्मान अभी तक मिलना चाहिए था, वो सामाजिक समरसता की बात जो सरकार करती है, वो कहाँ तक आई, इस बात का आकलन पहले किया जाए। तो आरक्षण का आधार जब सामाजिक विषमताएं हैं तो इसमें वर्गीकरण का सवाल ही नहीं पैदा होता है। संविधान विरोधी है। लेकिन सरकार तो आज समाचार पत्रों में भी है कि क्रीमी लेयर को भी इससे दूर रखने चाह रही है इसे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, भाई नौकरी पेशा वर्ग तो उसमें जाके सीधे संघर्ष नहीं कर सकता, वो नौकरी की नियमावली से बंधा हुआ, सेवा नियमावली से। हमारा कहना तो ये है कि आपके माध्यम से भी, जैसे हम जनपद सहारनपुर के लोग आज इकट्ठे हुए इस पर चर्चा करने के लिए, तो हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, चाहे वो विधायक है चाहे सांसद है, सहारनपुर के सांसद माननीय इमरान मसूद जी ने इस विषय में पहले बयान जारी करके कहा कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। बाकी जनप्रतिनिधियों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि इस पर अपना रुख स्पष्ट करें कि वर्गीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात है। इसे संसद में एक बार इस पर चर्चा करा के, और हमारा बहुत विनम्र निवेदन है कि हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और हमें उचित सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए आरक्षण का जो मुद्दा है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। ठीक है। क्या कहते हैं आप, किस तरह की चर्चा होनी चाहिए संसद में इस पर? अभी भी असल में ये मामला काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि वर्गीकरण का सवाल जो है वो इतना आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए। अब बहुत समय से हम इस इंतज़ार में थे कि आरक्षण के सवाल को जो भी सरकारें आएंगी एक बार बहुत कायदे से सुलझाएंगी, जो बैकलॉग है वो पूरे होंगे, जो बहुत सारी विषमताएं हैं इसमें वो ठीक होंगी। अब वो तो सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई, बहुत सारे सवाल हैं आरक्षण को लेके। अब एक नया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके वर्गीकरण का एक नई गुगली छोड़ दी एक तरह से। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली ये जो राजनीतिक दल है जो इसको लागू करेंगे, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो किस रूप में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कि उनके पास क्या दिशा है, क्या विचारधारा है, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। ये तो राजनीतिक दलों को एक हथियार दे दिया जा रहा है जिससे वो कुछ अपने लोगों को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा फायदा देना चाहेंगे और दूसरे लोगों के साथ जाती होंगी। इससे समाज में विभेद बढ़ेगा। तो ये निर्णय जो है किसी भी हालत में जो मौजूदा परिस्थिति है भारत के समाज की या उत्तर प्रदेश के समाज की, उसमें ये कहीं तक भी लागू होना किसी भी मायने में ठीक नहीं होगा। चलिए ठीक है। कुछ दिन पहले हमने सहारनपुर में छात्रों से बात की थी, वो भी कहीं ना कहीं हताश थे इस निर्णय के बाद से, कह रहे थे इसमें बदलाव होना चाहिए कुछ ना कुछ। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी इन्हें? दलितों में फूट डालने के लिए ये एक माध्यम मिलेगा सरकारों को। कारण ये है कि जिन लोगों को लगता है कम रिप्रेजेंटेशन है, उन्हें और साधन थे उन्हें आगे लाने के, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। वो था उनका लिए। ये हमारे अंदर अब क्रीमी लेयर की बात आप कर रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट में जजों में क्रीमी लेयर है? वे कोलोजियम के माध्यम से चुने जाते हैं, क्या हमें उन्हें मिलता है क्या हमें उसमें जाने का मौका? तो ये हमारा अच्छा संवर्ग है हमारा अनुसूचित जाति में, कहा जाता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। उनकी संख्या भी तो ज़्यादा है। आप रिप्रेजेंटेशन को कैसे काउंट कर रहे हैं? कितने प्रतिशत, कितने संख्या में कितने प्रतिशत हैं वे, उसे मान के चलो ना। तो ये एक आपस में फूट डालने का तरीका है। बजाय सरकार या वो सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो भी हमारे कर्ता धर्ता है, वे उन चीज़ों को उन्हें अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक नया सी गुफा छोड़ दिया। भाई
उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हम जो लोग पीछे रह गए हैं शिक्षा के लिए आगे लाने के लिए जो कार्यक्रम है उसे आगे करें। उस कार्यक्रम में भी विशेष उन्हें किया जाए। उस कार्यक्रम में भी जब कहाँ हमारा कोटा पूरा हुआ है, ये उस कोटे को ना भरने का और तरीका हो जाएगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई वर्गीकरण में उसे यदि वाल्मीकि को नहीं मिला, वो शिक्षा में नहीं आया तो उतना संवर्ग उसका है तो वो कट जाएगा, हम भी नहीं उसमें आएंगे। तो कई तरीके की बातें हैं, ये पेचीदा है मामला और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे वर्ग में, हमारे अनुसूचित इस जाति के संवर्ग में एक फूट डालने का बहुत बड़ा इन्होंने कर दिया। जो लोग इनकी तरफ रहेंगे या जो लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए ज़्यादा संघर्ष करते हैं उन्हें करेंगे, वे दूर रहो। चलिए, कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में फूट डालने का है इसमें जो कह रहे हैं? नहीं, देखो, जो संविधान की मूल भावना है उसमें अगर उस समय जिस समय लागू किया गया था, मेरे विचार से जो उस समय कोई वर्गीकरण वाली बात तो थी नहीं। उस समय तो ये था कि इस समाज को जो है एक उस लेवल तक लाया जाए, सम्मानजनक स्थिति तक जो है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ जो है अभी तक जो है वो स्थिति देश में तो आई नहीं, बराबरी वाली जो है। तो वर्गीकरण अभी उचित नहीं है मेरी राय में जो है। ठीक है, आपकी राय में क्या उचित है या नहीं? नहीं, वर्गीकरण उचित नहीं है। हाँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक फूट डालने के लिए किया गया है ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति की कम्युनिटी है उसमें फूट डाल दिया जाए, सेपरेशन कर दिया जाए बीच में। क्योंकि ये सरकार का कहने का मकसद यही है कि कुछ जात को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है। भाई कैसे निर्धारित होगा किसको ज़्यादा मिल रहा है किसको? कभी भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है किसी पोस्ट के निकलता है, उसमें एक वर्ड दिया जाता है अनुसूचित जाति, उसमें हर एक सब शामिल है। उसमें ये नहीं लिखा जाता किसी में भी कि भाई ये जाटाओं के लिए, फला के लिए, ऐसा नहीं है। तो उसमें फाइट करें, उसमें क्यों नहीं फाइट करते? भाई सब सरकार का उद्देश्य ये करना है, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो जातियाँ नहीं पढ़ लिख पा रही हैं उनको आगे लाने के लिए पढ़ाई में उनको छूट दी जाए, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और दूसरा, ये समाज, देखिए आरक्षण जो दिया गया था सामाजिक प्रतिष्ठित से जो अनुसूचित जाति की थी बहुत कम है, आज भी नहीं है। आज भी जो है कहीं कहीं बहुत सारे ज़्यादातर क्षेत्रों में ऐसा है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया जाता। भले नौकरी भी है लेकिन फिर भी वो नहीं है। तो इसलिए जब तक ये दायरा पूरा नहीं, तब तक ये कोई इसमें वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं आप, एक युवा हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वर्गीकरण का जो मामला पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये बहुत ही जो है एक षड्यंत्र है। हमारा युवा जो है, हम युवा लोग हैं, तमाम युवाओं का इस पर सोचना विचार करना यही है कि जो है एक बहुत षड्यंत्र के तहत जो ये जो है कानून जो बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जो है आदेश दिया है, ये सरासर गलत है, रद्द होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे कुछ? मैं एक धार्मिक गुरु हूँ जी। तो धर्म के हिसाब से ही बात करूँगा जी। क्या जाति क्या है? क्या मनुष्यों में कोई जाति है, कोई भिन्नता है? अगर भिन्नता है तो जलवायु की है, काला गोरा, भाषाओं का भेद। कोई मनुष्य तो मनुष्य है, जाति तो जीव जंतु जानवर गधा घोड़ा भिन्न भिन्न ये जातियाँ होती हैं। समझे? भगवान बुद्ध ने कहा ना जटाई न गोत्तिन न जच्चा हो तो ब्राह्मणो यमी सच्चन चादम्मो चा सोचे सोचो ब्राह्मणो। कोई जटा बढ़ाने से भी ब्राह्मण नहीं होता, ऐसा कहा गया है। न कोई गोत्र से, न जटाई न गोत्तिन, शर्मा वर्मा दीक्षित वगैरह, न इससे कोई ब्राह्मण होता, न जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता। सब शूद्र ही होते हैं, बगैर पढ़े लिखे ही होते हैं। यहीं जब जन्म हो जाता, समाज में आते हैं तो उन्हें शिक्षा दी जाती, उपनयन संस्कार वगैरह होते हैं। समझे? इस तरह से जो मनुष्य न जटाई न गोत्ते न जच्चा हो तो ब्राह्मणो जमी सच्चन चादम्मो चा सोचे सोचो ब्राह्मणो। जो धर्म का अनुसरण करता है, धर्म का मतलब है करुणा मैत्री भाईचारा, है ना। जो धर्म का अनुसरण करता है वो स्वच्छ और उससे वो पवित्र जब होता है तो उसमें कोई जाति नहीं होती। समझे? तो ना अब हम जन्म से जाति मानते हैं, समझे, हम कर्म से ही शूद्र और कर्म से ही हम स्वच्छों से मानते हैं। समझे? तो इसलिए हम मनुष्यों में कोई जाति नहीं मानते। जाति तो जो है गधा घोड़ा वगैरह ऊंट, मनुष्य एक स्वयं एक जाति है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए
हमारा ये कहना ये सब व्यवस्था ही गलत है। ये महापुरुषों ने इसलिए बनाई थी कि उनके साथ जो यहाँ के लोग शूद्र बना दिए गए थे, ऋग्वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनको अधिकारहीन किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने जो महापुरुष थे उन्होंने सोचा इनको भी बराबरी का अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो इसलिए इस देश का जो लोकतंत्र और देश में सुख शांति कैसे होगी? एक ब्राह्मण है वो उसके नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य के नीचे शूद्र, शूद्र के ऊपर कोई और, फिर उसके ऊपर और। इसलिए जो जुगुप्सा घृणा निंदा हमेशा के लिए भरी रहेगी। इस देश में कभी शांति बहाल हो ही नहीं सकती, जो व्यवस्था ही गलत है। ठीक है, व्यवस्था गलत बता रहे हैं बाबा जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो TV9 चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ आए हैं इतनी गर्मी में। मैं वर्गीकरण के खिलाफ हूँ और मेरा ऐसा सोच है कि ये जो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ये जज बैठते हैं ये सिर्फ केवल SC के खिलाफ ही इन पर वो निकालते हैं आदेश, और किसी के खिलाफ ही आदेश नहीं निकालते। वहाँ पर जो भी टेस्ट क्वालिफाइंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो भी अब जाति एक ही जाति के सब सारे जज वहाँ आते रहेंगे। मैं हूँ, कल मेरा लड़का आएगा, उससे अगले दिन मेरा पोता आएगा। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को लेकर कह रहे हैं कि सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। क्या देखिए, व्यवस्था की बात तो ये है, जो बात वो कह रहे थे एक तरह से बात तो ठीक है, इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए। पर इसमें मेरा एक कहना और है कि जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखें। एक समाज, ये तो सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं, एक समाज जो है विषमताओं से ग्रसित था। उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसे बाहर जाने का अधिकार नहीं था। पेशवा के राज में तो झाड़ू लटकाई हुई थी गले में और हंडिया बंधी हुई थी कि भाई ये हांडी में थूकेगा और पीछे सड़क साफ करते हुए चलेगा। ऐसी विषमताओं के आधार पर यदि एक समाज पढ़ लिख के आगे आ रहा है और उसे अवसर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो अवसर जब मिलेगा तो वो और हक हकूक़ की बात करेगा, अधिकार में और ज़्यादा हिस्सेदारी मांगेगा। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इतनी सब विषमताओं के बावजूद देश की सर्वोच्च परीक्षा UPSC की IAS परीक्षा होती है, उसमें टीना डाबी टॉपर रही। मतलब कोई तो क्षेत्र ऐसा हो आप जिसमें बताइए इतने मेडल लाने वाले जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनमें अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो गुणवत्ता भी धीरे धीरे बढ़ रही है और गुणवत्ता कहीं ना कहीं इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद वो गुणवत्ता के आधार पे मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बात करके एक तरह से उनकी टांग खींचने का काम होगा। ये दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि संबंधित वाद में क्रीमी लेयर की तो डिमांड ही नहीं की गई थी, प्रेयर ही नहीं की गई थी। ये जो है कोर्ट ने उससे आगे बढ़कर एक अपनी तरफ से निर्णय दे दिया, ये हो रहा है। चलिए, यहाँ पर हमने बात की है आरक्षण को लेकर और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें नौकरी पेशा भी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं। सबने अपनी अपनी अलग राय है। कहीं ना कहीं जो आरक्षण के वर्गीकरण का जो मामला चल रहा है उसके विरोध में कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।